हाय गाइस, मैं आपको रीड लेवल 2 की जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। और उसमें क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आरबीएससी बुक में से, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, वही चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसको आप ध्यान से सुनिए और जो मैं रिपीट करने के लिए बोलूँगी उसको रिपीट करेंगे, तो साथ के साथ आपको ये याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये क्लास 6 की जो बुक है उसमें से है ज्योग्राफी में से चैप्टर 4 ग्लोब, जो कि सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है। चलो इसको शुरू करते हैं। पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। तो पृथ्वी किसका एक सदस्य है? सौर परिवार का। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी अक्ष या धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो पृथ्वी है और जितने भी ग्रह है और उनके उपग्रह है वो कहाँ पर घूमते हैं? अपने अक्ष या धुरी पर घूमते हुए किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब 2 काम एक साथ हो रहा है, एक तो अक्ष पर घूमना और एक अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना। अब आपको ये पता नहीं है कि अक्ष क्या होता है कि परिक्रमण क्या होता है। तो अक्ष क्या होता है? अक्ष पृथ्वी के मध्य से जो एक काल्पनिक जो लाइन होती है उसे अक्ष कहते हैं, वहाँ पे पृथ्वी घूर्णन करने का काम करता है। और परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे ही परिक्रमण कहते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में हमें दिन रात से इसका क्या संबंध है, ऋतुओं से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। और इसके अलावा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है ये भी जानने को मिलेगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं ये भी जानने को मिलेगा। इन सवालों के उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि आंतरिक से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है, तो पृथ्वी गोल नजर आती है। तो क्या पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल है? नहीं, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो फिर पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का वास्तविक आकार, पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य भाग में उभरी हुई है। यानी कि जो ध्रुव वाला हिस्सा है, दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है? तो दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं आप, ये है ध्रुव और ये नीचे के ध्रुव। यहाँ पे तो ये चपटी है और ये है मध्य भाग, यहाँ पे ये उभरी हुई है। कैसी है? यहाँ पे ये उभरी हुई है। आगे देखेंगे, इस तरह की आकृति को भू-आभ या पृथ्वाकार कहते हैं। और जो ये ध्रुवों की तरफ से चपटी और मध्य भाग में उबाल लिए हुए हैं, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? तो इसको या तो भू-आभ कह दो या पृथ्वाकार कह सकते हैं। अब आता है कि हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। तो हिंदी भाषा में भू-आभ का क्या अर्थ होता है? तो हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान जो आकृति होगी उसको भू-आभ हिंदी भाषा में कहेंगे। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास, अब क्वेश्चन बन सकता है पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना होता है? तो इसको आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर होता है। 12,756.6 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। अब आता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ये कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 714। उधर तो है 756 और इधर है 714, यानी कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी भूमध्यवर्ती व्यास 43 किलोमीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 43 किलोमीटर? ध्रुवीय व्यास से। कितना ज़्यादा है? इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र दे रखा है, इस चित्र में दे रखा है, ये है भूमध्यवर्ती व्यास जो 12,756.6 किलोमीटर है और ये है ध्रुवीय व्यास जो कि आपका 12,714 किलोमीटर है। तो ये भूमध्यवर्ती जो व्यास है ये कितने किलोमीटर अधिक है इस ध्रुवीय व्यास से? तो ध्रुवीय व्यास से ये 43 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि
पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से कितने किलोमीटर अधिक है? तो आंसर होगा 43 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? 43 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको एक सर्किल दे रखा है, इसको देखेंगे आप। यहाँ पे ये जो गोला दे रखा है, ये वृत्त, ये आपको एक वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आपको एक वृत्त, जिसको आप देख सकते हैं। ये वृत्त की है परिधि, बाहर की तरफ क्या है? ये परिधि, और ये बीच में से क्या है? इसका व्यास है। और व्यास का जब आधा किया जाता है तो ये अर्धव्यास है। तो इसमें है परिधि तथा व्यास किसे कहते हैं? इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनकी परिभाषा बनाइए। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का भूमध्य परिधि कितने किलोमीटर है? तो 40,075 किलोमीटर। बोलिए कितना है? 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय परिधि है वो कितना है? 40,008 किलोमीटर। कितना है? 40,008 किलोमीटर। आओ करके देखें। आपने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ते हुए देखी होगी। जब चंद्र ग्रहण होता है तो सबसे स्टार्टिंग में सूर्य, बीच में पृथ्वी और लास्ट में क्या रहता है? चांद रहता है। लास्ट में क्या रहता है? चांद। जैसे ये है सूर्य, क्या है? ये सूर्य। और ये बीच में क्या है? ये पृथ्वी है। और एकदम लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में चांद रहेगा। तो ये सूर्य की जो किरणें हैं ये पृथ्वी पर पड़ेगी और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण के समय किसकी छाया चंद्रमा पर पड़ी? पृथ्वी की छाया। अगर नहीं देखी हो तो जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े तब अवश्य देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही होती है। क्वेश्चन बन सकता है, गोल वस्तु की छाया कैसी होती है? तो गोल ही होती है। अब आगे देखेंगे। पृथ्वी के इस भू-आभीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री जार रीचर को तब लगा जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के एक टापू पर भेजा। अब यहाँ पे एक कहानी की तरह सुनिए आप। एक देश है फ्रांस, वहाँ के एक राजा है। राजा का नाम क्या है? लुई 14। राजा का नाम क्या है? लुई 14। और वहाँ पे एक खगोल शास्त्री भी था। कौन था वहाँ पे? एक खगोल शास्त्री। उस खगोल शास्त्री का नाम क्या था? जार रीचर। क्या नाम था उस खगोल शास्त्री का? जार रीचर। और ये बात कब की है? 1671 की बात है। बात कहाँ की है? फ्रांस की बात है। कहाँ की बात है? फ्रांस की। मतलब एक देश फ्रांस, जिसमें एक राजा का नाम लुई 14 और वहाँ पे एक खगोल शास्त्री था जिसका नाम है जार रीचर। और उस लुई 14 राजा ने जार रीचर खगोल शास्त्री को 1671 में फ्रेंच के गुयाना प्रदेश में भेजा। फ्रेंच के कहाँ पर भेजा? गुयाना प्रदेश। और ये फ्रेंच के गुयाना प्रदेश कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में एक टापू, दक्षिणी अमेरिका में एक टापू के रूप में है। कहाँ पर है ये गुयाना प्रदेश? फ्रांस के दक्षिणी अमेरिका में। प्रश्न बन सकता है कि गुयाना प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो गुयाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के एक टापू पर, मतलब एक टापू के रूप में बना हुआ है। तो पृथ्वी की ये जो आकार है ना, इसका पता कब लगा? भू-आभीय आकार का पता 1671 में लगा था। और किसने पता लगाया था? तो फ्रांस के एक खगोल शास्त्री रीचर ने पता लगाया था। और उनको ये कहाँ पे पता लगा था? तो उनको ये गुयाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के एक टापू में पता लगा था। और वो इस जगह पे गुयाना प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के एक टापू में कैसे गए थे? तो फ्रांस के जो राजा थे लुई 14 ने उन्हें इस टापू पर भेजा था। आगे देखिए। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। और ये जो गुयाना प्रदेश की जो टापू है वो कहाँ पर था? विषुवत रेखा के पास में था। कहाँ पर था? विषुवत रेखा के पास में था। वहां पहुंचने पर रिचर्ड ने देखा कि उनकी पेंडुलम की घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। अब वो फ्रांसीसी जो समय है उससे 2.5 मिनट पीछे उनकी घड़ी चल रही थी। किनकी घड़ी? उस खगोल शास्त्री रिचर्ड की घड़ी। उस समय रिचर्ड इसके कारण को जान नहीं सका, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने
1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, इसलिए वह गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। मतलब है ना, उस समय 1971 में तो रिचर्ड को ये पता नहीं लग सका कि ये घड़ी के टाइम, पेंडुलम की घड़ी के टाइम 2.5 मिनट पीछे क्यों चल रही है। तो है ना, वो न्यूटन जो है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम दिया है ना। किसका नियम दिया? न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम न्यूटन ने कब प्रकाशित किया था? तो 1687 में। और उसी नियम से रिचर्ड ने यह पता लगाया कि है ना, जो विषुवत रेखा के समीप तो वो टापू है और जो फ्रांस है वो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ दूर स्थित है। शायद इसीलिए घड़ी के समय में अंतर आ गया है, इसलिए वह गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे उस टापू में गुरुत्वाकर्षण की जो गति है वो धीमी है, मतलब गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम है, इसलिए पेंडुलम की जो गति है वो धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर है, कि जो ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है ना, वो पृथ्वी के केंद्र से फ्रांस के मुकाबले दूर है। इसी वजह से वहाँ गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर्ड के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने के कारण का तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है। जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाला जो बल होता है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर किसकी तरह घूमती है? क्वेश्चन, लट्टू की तरह। और जो बल लगता है ना लट्टू की तरह घूमते समय, उस बल को क्या कहा जाता है? तो उस बल को केंद्र प्रसारक बल कहा जाता है। उस बल को क्या कहा जाता है? केंद्र प्रसारक बल। केंद्र प्रसारक बल का ही दूसरा नाम क्या है? अपकेंद्रीय बल। क्या नाम है? अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग से उभार लिए हुए है तथा ध्रुवों से चपटी है। मतलब क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी मध्य भाग से उभार लिए हुए और ध्रुवों की तरफ से चपटी क्यों है? तो आंसर बनेगा पृथ्वी पर लगने वाले केंद्र प्रसारक बल के कारण। पृथ्वी पर लगने वाले केंद्र प्रसारक बल के कारण। क्या आप जानते हैं जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। इस बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र प्रसारक बल किसे कहते हैं? तो बहिर्गामी जो बल है ना उसे ही केंद्र प्रसारक बल कहते हैं। केंद्र प्रसारक बल किसे कहते हैं? बहिर्गामी बल को। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान यानी वजन, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि बल का जो प्रभाव है ना वो 3 चीजों पर निर्भर करता है, वस्तु का वजन, द्रव्यमान और वस्तु की घूमने की गति और वस्तु केंद्र से कितनी दूरी पर है, इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। और केंद्र से जितनी दूरी पर हो उसे केंद्र प्रसारक बल भी उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। और अब आता है केंद्र विमुख बल, जो कि केंद्र प्रसारक बल के बिल्कुल डिफरेंट है। अब आगे कल पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप जो मैंने इम्पोर्टेंट लाइन दोहराए थे उसको लर्न कर लेना। ओके, बाय।